वो भिन्नाष्टक वाला खत्म हो गया क्या? नहीं वो अष्टक वर्ग में जो था। अभी हम मंगल के भिन्नाष्टक में पहुंचे थे, चंद्र मंगल का भिन्नाष्टक हम लोगों ने करा था। वो होगा आपका बुधवार और वीरवार को। अच्छा। वो क्लास चलिए आगे, तो आगे सब्जेक्ट है उसमें होता है वो। ये आपका जो वीडियो कहाँ पे मिलता है? मेरे को वीडियो नहीं दिखाई दिया। वीडियो मिलता है ये उस चैनल पर। अच्छा, उस पे जाके वो होता है, क्योंकि अभी मैं सोच रहा था कि शायद हमारे ग्रुप में आएगा वो वीडियो लिंक और फिर डाउनलोड करना होगा। नहीं वो पता क्या है, कुछ वीडियो में डाल देता हूँ, बेसिक बेसिक वीडियो डाल देता हूँ उसके ऊपर, जो आगे तो आगे ना, तो आगे पढ़नी आगे होंगी, जो जी। एडवांस वीडियो होंगी, जो कुछ सूत्र होते हैं गुप्त, वो डालता मैं। अच्छा, वो ग्रुप में डालते हैं। वो बाकी ग्रुप बाकी यूट्यूब में मिलेंगे मेरे को। वो मिलेगा यूट्यूब में। तो यूट्यूब में पूरी क्लास मिलेगी जैसे अपनी हुई थी ये वाली? बिल्कुल भी पूरी मिलेगी आपको, बेसिक बेसिक सब। जो एडवांस है, जो जो सूत्र हैं, वो मैं डालता हूँ, वो देता हूँ मैं, जो कोर्स करते हैं उन्हीं को। अच्छा अच्छा। तो उसका लिंक मिलेगा आपको ग्रुप के अंदर। ठीक है ठीक है। अभी हमारा बेसिक चला हुआ है, जब एडवांस करेंगे ना आगे बढ़ेंगे, तो ग्रुप में भी जी। आपको, ग्रुप में लिंक मिलेगा उसका। ठीक है। तो आज जो हमारी क्लास है वो ग्रहों से संबंधित है। कौन सा ग्रह हमें क्या देता है, कौन से घर में बैठकर क्या रिजल्ट उसके होते हैं। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सामने वाली लाइट। सूर्य के एट्रीब्यूट क्या होते हैं? सूर्य पिता होता है, मान सम्मान होता है, हड्डी होती है, तो सूर्य की जो हड्डियां हैं वो सूर्य होता है। हरठ, वीट, वीट यानी कि गेहूं, जो गेहूं जो अनाज होता है वो सूर्य का होता है। किंग है, राजा है, वो सूर्य होता है। किंग है, वीट, हार्ट, हड्डियां, मान सम्मान, पिता, सरकार, ये सब सूर्य होते हैं। सूर्य क्या होता है? अंधेरे को दूर करने वाला। सूर्य आत्मा होती है। सूर्य आत्मा होती है। और इस पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति का कारण सूर्य ही होता है। जो हम इस जीवन में आए हैं, जो हमारी उत्पत्ति का कारण है, वो सूर्य है, क्योंकि सूर्य क्या है? आत्मा है। और जो आत्मा आपके पूर्व जन्म में, कितने जन्म आप ले चुके हैं वो यात्रा करती है। कितनी पूर्व जन्म में आपके जन्म हो चुके हैं, उसकी तो यात्राएं वो आत्मा करती है, सूर्य करता है, क्योंकि सूर्य क्या? आत्मा है। और जब शरीर के अंदर किसी भी हड्डी का कमजोर होना, कैल्शियम की कमी होना, जब सूर्य की अंतर्दशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, और उस समय, और उस समय यदि आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, आप टेस्ट करवाते हैं, तो आपका सूर्य पीड़ित होता है। बुरे ग्रहों से आपका सूर्य पीड़ित होता है, जिसके कारण आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। कैल्शियम यानी कि दांत हैं हमारे, ये कैल्शियम से बनते हैं। जो दांत हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। जब दांत कमजोर हो जाते हैं,
वो अपने आप वो टूटने लगाते हैं। तो क्या, कहीं ना कहीं सूर्य आपका पीड़ित है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। अंधेरे को दूर करने वाला और हर जीव की उत्पत्ति का कारण सूर्य होता है, और किसी भी पाप को नष्ट करने वाला, किसी भी पाप को नष्ट करने वाला। तीसरे, छठे और 11वें भाव में, 3, 6 और 11 जो भाव होते हैं उनको त्रिषडाय भाव कहा जाता है। इनमें सूर्य के जो फल होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। तीसरे, छठे और 11वें घर में बैठा हुआ सूर्य अच्छे फल देता है। और हर ज्योतिषी को सूर्य की उपासना करनी चाहिए। अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको ज्योतिष की गहनता का ज्ञान हो, तो सूर्य का आप जाप करिए, सूर्य की आप पूजा करिए। एक स्तोत्र होता है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय स्तोत्र, ये सूर्य का स्तोत्र होता है, सूर्य की उपासना होती है, सूर्य की स्तुति होती है। तो सुबह उठकर सूर्य उदय होने के बाद आप उस स्तोत्र का जाप करें। और कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठते हैं, कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठते हैं, उस भाव से संबंधित आपका जन्म होता है। छठे भाव में है तो आप सेवा करने के लिए आए हैं। जिस भाव में सूर्य बैठेंगे उस भाव से संबंधित आपका जन्म हुआ, जिसके कारण आप इस जीवन में आए हैं। यदि जातक की कुंडली में, किसी की भी कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, सूर्य पिता होता है और राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है, उसको पीड़ित करता है। किसी व्यक्ति की, किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ हैं, तो इससे क्या जानकारी होती है कि जब वो बच्चा कंसीव हुआ, जब वह बच्चा कंसीव हुआ, उसके पिताजी डिप्रेशन में थे। जब उनके पिताजी डिप्रेशन में थे। चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। सर ये नोट करें या इनके नोट्स मिल सकते हैं ये मतलब? मैं भेज दूंगा आपको, ओके। भेज दूंगा, ठीक है, ये भेज दूंगा। आगे नोट करने पड़ेंगे, ये ग्रहों तक आपको मिल जाएंगे सभी। कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं वो आप साथ साथ नोट कर सकते हैं जो इनसे अलग है। चंद्रमा और राहु जब कुंडली में एक साथ बैठे हो, वह बच्चा जब भी कंसीव हुआ, उस समय उनकी माता जी डिप्रेशन में थी, परेशान थी, मानसिक रूप से वो परेशान थी। और किसी लड़के की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, किसी भी लड़के की कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हैं, और वो लड़का पहली संतान है, तो उसको अपने पिता से दूर रहना चाहिए। यदि वो पिता के साथ रहता है तो कभी सफल नहीं होगा और पिताजी परेशान रहेंगे। चंद्रमा और राहु कुंडली में एक साथ हैं, तो कुंडली लड़की कुंडली है और वो लड़की पहली संतान है, तो जब जब वो लड़की अपनी माता के पास रहेगी, माता को कष्ट होगा और वह भी कामयाब नहीं हो पाएगी, यानी कि माता से दूर रहे, किसी हॉस्टल में बाहर पढ़े, तो विदेश में रहे, मतलब कि उनसे ज्यादा लगाव ना रखे। यदि हड्डी या दिल की प्रॉब्लम है, यदि हार्ट या हड्डी की कोई प्रॉब्लम है, तो सूर्य आपका पीड़ित है, जो आपको प्रॉब्लम देता है।
जिस कुंडली में सूर्य और राहु एक साथ बैठे हों, उस व्यक्ति के लिए जो मैदा होता है, मैदा वो जहर होता है। सूर्य और राहु वाले कुंडली वाले व्यक्ति को मैदे से दूर रहने से, मैदे को कम यूज करना चाहिए खाने के लिए, क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य वीट है, गेहूं है, और राहु क्या है? विष है। तो ऐसे व्यक्ति को मैदे का कम उपयोग करना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। उसके लिए जहर है, उसको परेशान करेगा, उसको बीमार कर देगा वो। कोई शत्रु परेशान करे तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य राजा भी होता है। छठे भाव में बैठा हुआ सूर्य, यदि कोई ऐसा राजा है तो राजा सेवक के समान होता है। राजा होते हुए वह सेवक होता है, जनता की सेवा करता है। और यदि यही सूर्य 10th हाउस में हो किसी राजा के, तो वो राजा आधिकारिक रूप से कार्य करता है। वो अपने आप को मतलब कि अधिकृत करता है, राजा की तरह, राजा के जो नियम होने चाहिए ऐसे काम करता है। और छठे भाव में है तो एक सेवक की तरह वो कार्य करता है। केतु, केतु हमारे पितृ होते हैं। केतु पितृ होते हैं, हमारी जड़ें होती हैं। हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज हैं वो केतु होते हैं। मोक्ष, पराविद्या, जैसे तंत्र मंत्र यंत्र है, ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी, ये क्या है? पराविज्ञान है, पराविद्या है। आयुर्वेद है, केतु आयुर्वेद है। कट का निशान है, अध्यात्म है। केतु फकीर है। केतु क्या है? फकीर है। अगर एक ज्योतिषी चाहता है कि मेरी प्रेडिक्शन ठीक जाए, जो भी प्रेडिक्शन करता हूं प्रेडिक्शन टिक जाए, तो उसके लिए आपको केतु को पूजना पड़ेगा, केतु की पूजा करनी पड़ेगी। ज्योतिष में 2 ग्रह कि आपने पूजा करनी पड़ेगी, उनको मंत्रों का जाप करना पड़ेगा जब आप ज्योतिषी करते हैं, ज्योतिष करते हैं। केतु और सूर्य। केतु क्या है? आपकी प्रेडिक्शन टिक जाए। सूर्य क्या है? आप और ज्योतिष के अंदर गहनता में जाना चाहते हैं। केतु के लिए क्या है? गणेश अथर्व शीर्ष। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप ये सुबह सुन सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर पढ़ नहीं सकते, पढ़ना नहीं आता संस्कृत, तो आप सुन सकते हैं। पढ़ने और सुनने दोनों का सेम रिजल्ट होता है। सूर्य के लिए क्या है? आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र। और केतु के लिए है गणेश अथर्व शीर्ष, गणेश अथर्व शीर्ष। ये वेदों से लिए गए हैं। कुंडली का जो 4, 8 और 12 है, जो भाव होते हैं, इनको मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। चौथा, 8वां और 12वां, 4th, 8th एंड 12th, ये मोक्ष त्रिकोण है। यहां पर बैठा हुआ केतु बहुत अच्छे फल देता है। 4, 8 और 12 है, इन तीनों में से 12वें घर में यदि केतु है तो, और उसके ऊपर एक सूत्र लिख सकते हैं आप, यदि किसी के 12वें भाव में केतु हो, यदि किसी के 12वें भाव में केतु हो और केतु पर गुरु की दृष्टि हो या गुरु साथ में बैठे हो,
गुरु की दृष्टि हो या गुरु साथ में बैठे हो, ऐसे व्यक्ति का वो जन्म अंतिम जन्म होता है। अगर वो अच्छे कर्म करे, अच्छे कर्म करे, मंत्र जाप करे, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा लिखा गया है ज्योतिष के अंदर। 12वें घर में केतु, और केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि हो या गुरु एक युति में हो, साथ में बैठे हो, तो व्यक्ति का वो अंतिम जन्म होता है। जो अच्छे कर्म करे, पूजा पाठ करे, मंत्र जाप करे, तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यदि केतु एक सलाहकार भी होता है, स्पिरिचुअल सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। जो गुरु ग्रह होता है, जो गुरु ग्रह होता है, उसका काम क्या होता है? उपदेश देना, सलाह देना। क्योंकि जो देवता है, देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। उनका कार्य क्या है? सलाह देना। तो गुरु का कार्य क्या है? सलाह देना, उपदेश देना। यदि कुंडली में गुरु और राहु एक साथ हो, यदि कुंडली में गुरु और राहु एक साथ हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने उपदेशों से लोगों को आकर्षित करता है, लोगों को आकर्षित करता है। उसकी वाणी में, मतलब कि वो ऐसी उसकी वाणी होती है कि वो कुछ भी बोले, उसकी ओर लोग आकर्षित हो जाते हैं। जैसे ओशो है, सुना आपने रजनीश ओशो? ऐसे संत, उनकी एक अलग ही सोच होती है, अलग ही विचारधारा होती है। केतु यदि 4th हाउस में है और संतान नहीं हो रही, केतु यदि 4th हाउस में है और संतान नहीं हो रही, उस घर का जो कुल पुरोहित है, कुल पुरोहित के आशीर्वाद से संतान होगी। कुल पुरोहित के आशीर्वाद से संतान होती है। केतु यदि फीमेल चार्ट में, स्त्री की कुंडली में केतु यदि 3rd हाउस में, स्त्री की कुंडली में केतु 3rd हाउस में है, तो उस स्त्री का दूसरा या तीसरा चाइल्ड अबॉर्शन होगा। ये आप पूछ सकते हैं कुंडली को सही करने के लिए, कुंडली की जांच करने के लिए। किसी स्त्री के 3rd हाउस में केतु है, तो उनका 2nd या 3rd चाइल्ड अबॉर्शन होता है। 10th भाव में केतु है, वो व्यक्ति को एक काम पर टिकने नहीं देगा, काम बदलता रहेगा। काम बड़े शुरुआत करता है, बहुत बड़े से काम शुरुआत करता है, लेकिन अंत में वो लंबा नहीं चलता। एक बड़े काम से आगाज करता है, लेकिन लंबा वो नहीं चलता, क्योंकि जो केतु होता है, यदि यदि कुंडली में शनि और केतु एक साथ बैठे हैं, यदि कुंडली में शनि और केतु एक साथ बैठे हैं, तो व्यक्ति को छोटे कार्य से शुरुआत करनी चाहिए, छोटे कार्य करने चाहिए। शनि और राहु एक साथ हैं, तो व्यक्ति को बड़े कार्य से शुरुआत करनी चाहिए और घर से दूर करें।
अदर स्टेट में करे, अदर संस्कृति में करे, घर से दूर करे तो और भी अच्छा है। लगन में यदि केतु है, किसी व्यक्ति के लगन में यदि केतु है, तो उनका जो मकान है वो कॉर्नर में होगा। यानी कि एक लंबी गली है, लास्ट में एंड में मकान होगा। जिनके लगन में केतु है उनका मकान कॉर्नर में होता है। थर्ड हाउस में यदि केतु है, थर्ड हाउस में यदि केतु है, तो ऐसा व्यक्ति नारद मुनि की तरह होता है, यहां से वहां से यहां घूमता रहता है। उसकी बातें वहां, उसकी बातें वहां, विशेषकर फीमेल चार्ट में जिनका केतु थर्ड हाउस में होता है, तो ऐसा व्यक्ति। आनंद जी हंस रहे हैं, किसी का है क्या? सर ये लाइन के ऊपर ही हंस रहा हूँ। लाइन कोई किसी का हो, जानकार हो आप किसी को? नहीं, मेरा कोई जानकार नहीं है अभी तक। तो ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सूत्र ऐसे है कि आप कुंडली को चेक करते, कुंडली की सही है क्या। मेरा किसी के केतु लगन में है केतु लगन में है तो मकान कॉर्नर और में होगा। धनु राशि में है। आपका केतु लगन में है जी। तो मकान कहाँ है आपका? मकान अपार्टमेंट्स है, छठे फ्लोर पे है। तो जहां आप रहते हैं जिस कमरे में, वो कॉर्नर में है। अब ये समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट है ये एक तरह से। ऐसा होता है, यदि लगन में केतु है तो मकान कॉर्नर में होगा। अगर मकान नहीं है, जिसमें मकान जो रहता है मालिक, उसका कमरा कॉर्नर में होगा। अच्छा। और थर्ड हाउस में केतु है तो पीठ में या पैरों में दर्द रहता है, और वो घूमता रहता है नारद मुनि की तरह, यहां से वहां, यहां से वहां। ठीक है ना। ये क्या है? ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जिससे आप अगले को बता सकते हैं, और उसकी कुंडली सही है या ठीक है उसको भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं साथ में। और फोर्थ हाउस में यदि केतु है, फोर्थ हाउस में यदि केतु है तो डुअल पर्सनैलिटी होती है। डुअल पर्सनैलिटी होती है, यानी कि बाहर से कुछ, अंदर से कुछ। बाहर से संत की तरह, अंदर से कुछ। जिनके फिफ्थ हाउस में केतु होता है, ऐसा व्यक्ति पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी चीज का बारे में प्रेडिक्शन, पूर्व अनुमान। केतु सिक्स्थ हाउस में, केतु को बोलते हैं गुप्त ग्रह, रहस्यमय ग्रह। छठे हाउस में बैठा हुआ केतु, कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी का पता नहीं लगता क्या बीमारी है, क्योंकि केतु रहस्य है। आप देखना, जिनके सिक्स्थ हाउस में केतु होता है, उनकी दशा या अंतरदशा होती है, उस समय व्यक्ति बीमार होता है। आप अल्ट्रासाउंड कराइए, एक्सरे करवाइए, कुछ भी कराइए, आपको पता नहीं लगा बीमारी क्या है, डॉक्टर नहीं बता पाएंगे। ये सेवंथ हाउस में है, मैरिटल प्रॉब्लम हो सकती है। यदि पार्टनर आध्यात्मिक है फिर ठीक चलेगा। जिसके सेवंथ हाउस में केतु है, यदि पार्टनर आध्यात्मिक है तो फिर तो ठीक है, नहीं तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती है। और राहु और केतु के बारे में एक बात और कही गई है। राहु जिस भाव में बैठता है, राहु जिस भाव में बैठता है,
आप उस घर से संबंधित आपके कर्म पेंडिंग हैं, आपके कर्म पेंडिंग है, वो आप अब उसको निभाने के लिए आए हैं। और केतु कुंडली के जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित चीजें आपने पूर्व जन्म में यूज कर ली। केतु बंधन से मुक्त करता है और राहु बंधन में डालता है। केतु बंधन से मुक्त करता है और राहु बंधन में डालता है। केतु कुंडली में जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित चीजों से आप मुक्त हो जाओगे, या उन भाव से संबंधित चीजों से आप उनके बारे में सोचना छोड़ दें, वो चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। जैसे केतु सेकंड हाउस में है और आप बार बार धन के बारे में सोचते रहेंगे, धन कैसे आएगा, धन कैसे बनाए, धन आपके पास आएगा ही नहीं। आप धन कमाने के बारे में आप कर्म करिए, धन कैसे आएगा वो चिंता छोड़ दीजिए, आपके पास धन अपने आप आएगा। आपको मैं एक सूत्र बताता हूं, आपको आज एक सूत्र लिख लो आप, क्योंकि सभी गृहस्थ ही है और गृहस्थ जीवन में एक सूत्र है कि कौन सी पत्नी को मनाया जाए, कौन सी को ना मनाया जाए। कुछ मनाने पर और उठ जाती है और कुछ न मनाने पर खुश हो जाती है। यदि कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ हैं या त्रिकोण में है, यदि कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ है या त्रिकोण में है, यानी कि एक दूसरे से पंचम और नवम में है, जैसे शुक्र पहले घर में है, केतु पांचवें या नवम घर में है, यानी कि एक दूसरे से पंचम या नवम में है या एक साथ है, तो जितना आप पत्नी को मनाओगे उतने आपसे दूर जाएगी। तो केतु क्या है, मुक्त करता है। आप केतु के एट्रीब्यूट को अपनाओ तो केतु आपको अच्छा फल देगा। शुक्र और राहु है, फिर आपको मनाना पड़ेगा। कुंडली में शुक्र और राहु एक साथ है या त्रिकोण में एक दूसरे से पंचम नवम में है, तो फिर मनाना पड़ेगा। फिर नहीं कहना मैं नहीं मनाता, जाओ, फिर चली जाएगी, ठीक है ना, उसे मनाना है। नाइन्थ हाउस में यदि केतु है, जिस व्यक्ति की कुंडली में नाइन्थ हाउस में केतु है उनके ससुराल वाले हैं वो अच्छे नाम वाले होते हैं। नाइन्थ हाउस में केतु व्यक्ति को पहली नर संतान होती है। नाइन्थ हाउस में यदि केतु है तो पहली नर संतान देता है मोस्टली। 11th हाउस में केतु माँ के लिए अच्छा नहीं है। नर संतान होगी तो आपको बड़ा पैसा मिलेगा, आपको बड़ा पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा यदि आपका केतु 11th हाउस में है। माँ के लिए अच्छा क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो 4th हाउस है वो माता का होता है
और 11th हाउस, 4th हाउस से 11th हाउस 8वां होता है, और 8वां घर परेशानियों का है। तो यानी कि 11th हाउस में बैठा हुआ केतु माँ के लिए अच्छा नहीं। जब आपको पहली संतान होगी तो उसके बाद आपको पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। ट्वेल्थ हाउस में केतु है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। मान लीजिए आनंद की कुंडली में 12th हाउस में केतु है, आनंद की कुंडली में 12th हाउस में केतु है, और कोई आनंद को कुछ भी बोले, बुरा भला कुछ ही बोले, और आनंद एक बात अपने मन में बिठा ले, भाई मैंने कुछ नहीं करना, जो करें वो परमात्मा करेंगे, भगवान करेंगे, तो आनंद के लिए भगवान उस व्यक्ति से लड़ेंगे। जिसके 12वें घर में केतु है उस व्यक्ति के साथ कभी शत्रुता मत रखें। जिसके 12वें घर में केतु है उस व्यक्ति को बुरा भला उसके खिलाफ कुछ शत्रुता उसको साथ नहीं रखनी, क्योंकि अगर उस व्यक्ति ने एक बार भगवान पर छोड़ दिया, तो आपने करना जो कुछ करना है, फिर वो आपकी बुरे हाल हो जाएंगे। तो केतु क्या फकीर है, वो तो संत है, और संत यदि कह दे मैं जो करना परमात्मा आपने ही करना, बस वो श्राप हो जाता है। और 10वें घर में राहु, सर तब भी केतु 12वें घर में वो जब होगा ना श्राप। नहीं, मैं कह रहा भाई, यदि केतु किसी के 12वें भाव में है तो आप उस व्यक्ति को बुरा भला कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, और वो व्यक्ति अपने मन में एक बार बोले ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, आप नहीं करना जो कुछ करना है, तो फिर प्रभु ही करते हैं उसके लिए। 12वें घर का केतु, 10वें भाव, छठे और 10वें भाव का राहु, किसी के छठे और 10वें भाव में राहु बैठा हो और 11वें भाव में गुरु बैठा हो, ये चार हैं। 12वें भाव में केतु, 11वें भाव में गुरु, 12वें भाव में केतु, 11वें भाव में गुरु, छठे और 10वें भाव में राहु। यदि ऐसे व्यक्ति अपनी भाग डोर, यानी कि कोई इनको परेशान करता है और वो कुछ नहीं कर सकता, वो कमजोर है, अगर वो ऐसा बोले कि हे मालिक आपने करना जो कुछ करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर वो उसके लिए परमात्मा ही लड़ते हैं, परमात्मा फिर उसका सहारा बनते हैं। ये चारों कंडीशन होना जरूरी है, कोई एक भी हो जाए तो भी चलेगा? इनमें केतु से अगर कोई 12वें भाव में हो? इनमें से कोई एक, अच्छा, या 12वें भाव में केतु हो, छठे 10वें घर में राहु हो, या 11वें घर में गुरु हो, इनमें से कोई एक कंडीशन हो, तो उस स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ बुरा भले बहस न करें, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति अपनी सब कुछ जो भगवान पर छोड़ देता है तो फिर उसके लिए भगवान ही उसके लिए लड़ते हैं, उसकी सहायता करते हैं। शनि, शनि कर्म का कारक होता है। आप जो भी कर्म करते हैं, कुछ भी कर्म करते हैं, आप सांस लेते हैं, पलक झपकाते हैं, ये भी कर्म है, सब शनि। आप बिजनेस करें, जॉब करें, आप खाना खाएं, कुछ भी कर्म करें, वो शनि होता है।
और शनि की अंतर्दशा दशा में ज्यादातर व्यक्ति बीमार होता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। जिसके सेकंड हाउस में शनि और राहु बैठे हों, जिनके सेकंड भाव में शनि और राहु है, ऐसे व्यक्ति को जो पैसा आएगा वो अपने परिवार से दूर रहकर पैसा आएगा, अपनी संस्कृति से दूर रहकर पैसा आएगा। दूसरे भाव में शनि और केतु एक साथ हैं, ऐसा व्यक्ति छोटा कार्य करे, एस्ट्रोलॉजी करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, कोई योग, कोई अध्यात्म का सेंटर खोले, तब उसको पैसा आएगा। योग, मेडिकल भी केतु होता है, चिकित्सा भी केतु होता है। शनि और मंगल के अच्छे फल मिलेंगे। शनि के नकारात्मक मंगल से संबंधित काम करें। यदि मंगल से संबंधित काम करें, टेक्निकल है, जमीन है, रियल एस्टेट है, शनि और मंगल कुंडली में एक साथ हैं, तो आप रियल एस्टेट, कोई टेक्निकल कार्य, कोई मशीन का कार्य वो कर सकते हैं। शनि थर्ड हाउस में है, तीसरे घर में आदमी, तो थर्ड शनि है, आदमी बड़ा मेहनती होता है, और सामने से नवम भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाग्य को जागृत करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरे हाउस में बैठा हुआ शनि कैश इन हैंड की कमी रखता है। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कैश इन हैंड कम होता है। थर्ड हाउस में शनि बैठे हैं। शनि जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वृद्धि करते हैं, और गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की हानि करते हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की, और शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। जिनके चतुर्थ भाव में शनि है, ऐसे व्यक्ति पर अपने परिवार की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो अंतर्मन से दुखी रहता है। पंचम भाव में शनि है तो संतान होने में देरी होती है, क्योंकि शनि डिले का कारक है। जहां पर शनि की दृष्टि होगी, शनि जहां बैठेगा उस घर से संबंधित चीजों में देरी होगी। सप्तम भाव में यदि शनि है तो शादी में देरी होती है, या सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है। अष्टम भाव में शनि है, लंबी आयु और लंबी बीमारी हो सकती है। यदि नवम भाव में शनि है तो आप यदि धर्म से संबंधित कार्य करते हैं, धर्म प्राण कार्य करते हैं, थोड़ी आपके भाग्य उदय होने में देरी हो सकती है, लेकिन आपके अंदर एक प्रखरता आती है, अच्छे गुण आते हैं। 10th हाउस में शनि मेहनत करेगा,
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा होगी। एक बात आप ध्यान रखें, शनि पीड़ा का कारक है, शनि दुखों का कारक है। यदि किसी के शनि 10th हाउस में है, ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। और मान सम्मान और प्रतिष्ठा ही बहुत बड़ी चीज होती है। अगर उस मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के बाद उसको कोई ठेस पहुंचे उसके मान और सम्मान को, तो दुखी होता है। तो शनि जहां बैठता है उस भाव से संबंधित पीड़ाएं भी देता है। चौथे घर में शनि क्या करता है? चौथा हाउस जनता का होता है, और शनि क्या है? जनता है। 11th हाउस में शनि आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन संतान किसी न किसी रूप में अपंग हो सकती है। शनि हर भाव हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन संतान अपंग हो सकती है। बारहवें भाव में शनि, कर्म करो और मुक्त हो जाओ। व्यक्ति जितना कंजूस होगा उतना ही दुखी होगा। यदि 12वें भाव में शनि है, व्यक्ति जितना कंजूस होगा उतना ही दुखी है। अब ये राशियां होती हैं 2, 6, 10 स्थिर राशि है। 1, 4 जैसे 2, 6, 10 भाव में यदि शनि है तो स्थिर काम करें, एक जगह रुककर काम करें। 4, 8, 12 में शनि है तो इमोशनल हो जाएगा, आत्मबल उसका होगा। तीन, 7 और 11 भाव में शनि है तो यात्रा रूपी काम करें, सूझबूझ से काम करें। 1, 5, 9 में यदि शनि है तो कुछ विचार करें, एक्शन करें, उचित और अनुचित का ध्यान रखें। क्योंकि पहली, 5वीं और 9वीं जो राशि है वो एक्शन ओरिएंटेड राशि होती है। ऐसे व्यक्ति उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखते, उन्होंने जो एक्शन लेना है वो एक्शन लेते हैं। 1, 5 और 9 जो राशियां हैं वो एक्शन की राशियां हैं। 4, 8, कि 12 में क्या बताया कि इमोशनल होगा हाँ जी, या आत्मबल कम होगा? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। भाव में सन इमोशन इमोशन से सुनेगा। सुनेगा। जैसे मान आप जिसके शनि है 4, 8, 12 में, आप उसके पास गए और आपने अपने इमोशन, अपनी भावना उसके सामने रख दी, तो वो आपकी बात सुनेगा, ओके। वो आपकी इमोशन की कदर करेगा। तीन, 7 और 11 है, ये राशियां ऐसी होती हैं जिस व्यक्ति की राशि है, जिस व्यक्ति की तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि है, ऐसा व्यक्ति सूझबूझ वाला व्यक्ति होता है। वो सूझबूझ से काम लेता है। 4, 8 और 12 जो राशि होती है वो इमोशनल राशि होती है। ऐसे व्यक्ति इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं। 4, 8 और 12 जो राशियां भावुक राशियां होती है, ऐसे व्यक्ति भावुक होते हैं और जल्दी पिघल जाते हैं। 1, 5, 9 ये ऐसी राशियां हैं,
एक्शन ओरिएंटेड राशि होती है। इन्होंने जो काम करना है, जो निर्णय लेना है, फैसला करना, वो कर देते हैं। ये सोचते नहीं क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। दो, 6, 10 ऐसे राशियों वाले लोग वो स्थिर होते हैं। वो ज्यादा मतलब कि अपना कुछ बोलो वो स्थिर रहते हैं, वो ज्यादा चंचल नहीं होते। सर इसमें हाउस कोई भी हो सकता है? हाउस कोई भी हो, जैसे मान ली आपकी कर्क राशि है, जिनकी कर्क राशि है ऐसे व्यक्ति ज्यादा भावुक होते हैं। कर्क है, वृश्चिक है और मीन है। फिर इनमें भी डिफरेंस होता है। 4, 8 और 12 राशि ये जल तत्व की राशि होती है। 4, 8 और 12 जो राशि है ये जल तत्व की राशि होती है। जो चार जो कर्क है, जो कर्क राशि है वो नदी का पानी है। जो कर्क राशि है वो नदी का पानी है, और जो वृश्चिक राशि है वो गंदे नाले का पानी है। और जो मीन राशि है वो सागर का पानी है, समुद्र का पानी है। जिनकी राशि मीन होती है उनका हृदय बड़ा विशाल होता है, वो हर चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा बहस नहीं करते, वो मतलब कि किसी बात का वो दिल पे लगाते, वो हर चीज को अपने अंदर समा लेते हैं सागर की तरह। हेलो, आवाज आ रही है जी? आ रही है जी, आ रही है। वो बीच में बस ऐसे हो सकता है कभी कनेक्शन का। तो मतलब कि जो वृश्चिक राशि है वो गंदे नाले का पानी है, जो कर्क राशि है वो नदी का पानी। ऐसे ही कुछ राशियां अग्नि तत्व की है, कुछ पृथ्वी की है, कुछ वायु की है, कुछ जल तत्व की है। जब हम उपाय की बात करेंगे, किनका हमने उपाय में किनका हवन करवाना है, किनका हमने मंत्र जाप करना है, और किन राशि वालों को हमने नग पहनाना है, और किन राशि वालों को हमने जल प्रवाह करवानी है वस्तु में। 1, 5, 9 क्या है? ये अग्नि तत्व राशियां हैं। इनमें बैठे हुए ग्रह की जो दशा या अंतर्दशा है तो उसमें व्यक्ति को हवन करवाना चाहिए। 4, 8, 12 जो राशियां होती हैं, इन्हें बैठे हुए ग्रह की जो दशा या अंतर्दशा है उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं को जल प्रवाह करना चाहिए। तीन, 7, 11 ये नग, 2, 6, 10 जड़ी बूटियां हैं, मंत्र हैं। तो ये जो रेमेडी बात करेंगे तो उस पर हम बताएं किस क्रिया में क्या करना चाहिए। अब शनि क्या है? शनि 4th क्लास होते हैं। जो भी किसी भी ऑफिस में, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं वो क्या होते हैं? वो शनि होते हैं। और जो गंदा नाला साफ करते हैं वो राहु होते हैं, सैनिटरी वर्कर, वो राहु होते हैं। तो शनि क्या है? नौकर चाकर। अब हमें अपने अंडर काम करने वाले नौकर चाकरों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, हम उनसे काम लें तो किस प्रकार काम लें।
यदि किसी की कुंडली में शनि और सूर्य एक साथ हैं तो ऐसे व्यक्ति को अपने नौकरों से, अपने सेवकों से एक राजा की तरह काम करवाना चाहिए। एक राजा की तरह काम करवाना चाहिए। शनि और चंद्रमा एक साथ हैं तो माता के समान उनके साथ व्यवहार करें। जैसे कि माता है अपनी संतान के साथ व्यवहार करती है, उसी प्रकार हमें अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। शनि और मंगल एक साथ हैं तो एक सेनापति की तरह व्यवहार करें। जैसे कि सेनापति अपनी सेना के ऊपर कमांड रखता है, उनसे काम लेता है, उसी प्रकार हमें अपने कर्मचारियों से इस तरह से काम लेना चाहिए। शनि और बुध एक साथ हैं, बुद्धि से काम लें। बुद्धि से उन कर्मचारियों से काम लें। शनि और गुरु एक साथ हैं, गुरु की तरह व्यवहार करें। शनि और शुक्र हैं तो खिला पिलाकर सूझबूझ से उनसे अपना काम लें, काम निकलवाएं। सर शनि और गुरु में जैसे गुरु की तरह क्या व्यवहार करना चाहिए? जैसे एक शिष्य होता है ना, शिष्य और गुरु कैसे व्यवहार करता है। एक शिष्य के साथ से टीचर है कोई, अपने शिष्य से कैसे काम लेता है, शिष्य के स्वभाव को समझकर। भाई ये डांटने से मानेगा या वैसे मानेगा, या उसको मतलब कि हमने को करना पड़ेगा, इसको मोटिवेट करना पड़ेगा, ऐसे गुरु की तरह उसको। शुक्र और शनि है तो जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास कर्मचारी हैं, उनको आप कुछ खिला पिलाकर सूझबूझ से काम लें। शनि और राहु है, कूटनीति से काम लें। शनि और केतु है, एक फकीर की तरह काम लें। फकीर कैसे कैसा होता है, जैसे कोई कर्मचारी है, उनको बोलना भाई आपने काम करना है, आज करो या कल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपके भरोसे है, आप अच्छा करो या बुरा करो, आपका ही है जो कुछ है। कुछ लोग हम देखते हैं ना, हम कुछ मकान बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, और हम बोल देते हैं इनको भाई आपने करना, जैसे करो जो आपको ठीक लगे आपने करना है। तो बड़े खुश होते हैं कुछ लोग, देखो ये मालिक बढ़िया है, कभी आता नहीं है, कभी पूछता नहीं है, कभी देखता ही नहीं है, हम कभी कुछ करें ना करें, फिर हम इसका बहुत अच्छे से काम करते हैं, हम 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाते हैं इसके लिए। जब बंदा अपने ऊपर इतना विश्वास कर रहा है ना, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, कोई ध्यान नहीं, तो क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। अलग अलग स्वभाव होते हैं अलग चीजों के। तो इसीलिए हमने किस कर्मचारी से कैसे काम लेना है वो हमारी कुंडली हमें बताती है। कि आपकी कुंडली में ऐसे योग बने हुए हैं कि आपने किसी कर्मचारी से कैसे काम लेना है। तो आज हमारे हो गए सूर्य, केतु और शनि। आगे करवाएं। लेकिन शनि के साथ अगर सूर्य और केतु दोनों ही साथ में बैठे हों तो फिर किस तरह करें? फिर शनि के नजदीक डिग्री किनकी है? अच्छा, जिनकी नजदीक डिग्री है, ओके। इनको बोलते हैं कंजंक्शन टेक्निक। 4 ग्रह एक साथ बैठे हुए कुंडली में, तो उनमें से किसी एक की दशा या अंतरदशा है, तो कौन से ग्रह के सबसे ज्यादा रिजल्ट आएंगे, जी। तो उसको बोलते हैं कंजंक्शन टेक्निक डिग्री वाइज। ओके ओके। कौन सी डिग्री
उस अंतरदशा वाले ग्रह के नजदीक। बुध है, बुध वाणी का कारक है, राजकुमार है, व्यापार है, बुद्धि है, हरा रंग, मौज मस्ती। यदि चौथे भाव में, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हुए, कुंडली के चौथे भाव में चंद्रमा और बुध एक साथ बैठे हो, ऐसा व्यक्ति सन की होता है। वो हर काम को 2 बार करता है। जैसे आप शॉप से वापस आए, आपने शॉप को लॉक लगाया, तो अब लॉक को 2-3 बार देखो कहीं हिला हिला के, भाई कहीं ठीक लगा कि नहीं है। आप एक चीज को 2-3 बार करके देखते हो, पीछे कोई आ रहा है क्या, ठीक है नहीं। आपने कुछ पैसे गिनने हैं, आप उन पैसों 3 बार गिनोगे, कहीं कुछ आगे पीछे नहीं हो गया, तो वो सन की होता है। चंद्रमा और बुध जिनके 4th हाउस में। आपको लगेगा किसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है, बुध जिस भी भाव में बैठेगा उसी भाव से संबंधित अपने लिए लाभ सोचता है, क्योंकि बुध क्या, व्यापार है, और व्यापारी व्यक्ति की एक ही सोच होती है, उसको कहीं पर छोड़ दीजिए, उसका एक ही मकसद होता है कि मुझे यहां से पैसा कमाना है, मुझे यहां से भी लाभ लेना है, मुझे यहां से व्यापार करना है। छठे भाव में यदि बुध है तो नौकरी करें। छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी करें, मौज मस्ती करें, अच्छी नौकरी चलेगी। सप्तम भाव में बुध अच्छा है, व्यापारिक बुद्धि है, आप जॉब में हैं तो आपका बुध अच्छा है। अष्टम भाव में यदि बुध है, ज्योतिष के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मार्केटिंग में हैं, अष्टम भाव का बुध दूसरे की जेब से पैसा निकलवाने के लिए सबसे अच्छा बुध है। आप मार्केटिंग करते हैं, किसी भी वस्तु की, किसी भी सामान की, दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना, वो एक मार्केटिंग वाले व्यक्ति में ऐसे गुण हो सकते हैं। जिनका बुध अष्टम भाव में है तो सबसे अच्छा उसके पास ऑप्शन होता है, उसके अंदर गुण होता है, वो किस दूसरे की पैसे जेब से पैसे निकलवा सकता है। ऐसा व्यक्ति बैंकिंग में हो, ज्योतिष में हो, इंश्योरेंस में हो, बहुत अच्छा होता है। बुध जहां बैठेगा, जिस भाव में बैठेगा, उस भाव में अपना व्यापार ढूंढेगा। नवम भाव में बैठा, नवम भाव धार्मिक का होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म से संबंधित, धार्मिक वस्तुओं से संबंधित यदि कोई व्यापार करे तो बहुत अच्छा चलता है। कोई धार्मिक पुस्तकें हैं, कोई जेम स्टोन है, कोई धार्मिक चीजें हैं, कोई धार्मिक मूर्तियां हैं, कोई ट्रस्ट है धार्मिक संबंधित, ऐसी वो कर सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, उचित और अनुचित का ध्यान रखें। जिनके 9th हाउस में बुध है वो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन उसको उचित और अनुचित का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि उन्हें एक शॉप ओपन की, एक लाइब्रेरी बनाई, उसने धार्मिक पुस्तकों की, रेट कुछ है लेकिन वो बहुत ज्यादा रेट लगा रहा है, ऐसा नहीं। उचित और अनुचित का ध्यान रखना, धर्म के कार्य में धार्मिकता से ही कार्य करना है। 10th हाउस में बुध है, ऐसा व्यक्ति किसी को भी कन्विंस कर सकता है।
अगर आपसे कुछ काम निकलवाना है और उस व्यक्ति का 10th हाउस में बुध है, आप कितना ही मना करें वो आपसे काम निकलवा लेगा, वो आपको उस चीज के लिए मना लेगा। इनके 10th हाउस में बुध है। ग्यारहवां भाव बुध का है, सोशल का है, सामाजिक का है। ऐसा व्यक्ति यदि कोई भाषण देता है, बोलता है, लोग उससे जुड़ते हैं, लोग उसकी बातों को सुनते हैं। इनके 11वें भाव में बुध होता है। 12वें, 8वें और 12वें भाव में जिसका बुध है, 8वें और 12वें भाव में जिसका बुध, आप उसको कितना ही समझा लें। कुछ लोग आपने देखे होंगे, आप इंश्योरेंस का प्लान लेकर गए किसी के पास और आपने उसको 1 घंटा समझाया, आपको लगेगा भी वो आपकी बात मान चुका है, लेकिन वो सारे बात सुनने के बाद भी मना कर देगा। वो अपनी ही प्लानिंग बताना शुरू कर देगा। यदि कोई मार्केटिंग में है और किसी का 12वें भाव में बुध है, आप उस व्यक्ति के पास जाइए और जो कितना ही समझाइए, आपकी बात सुनेगा वो, लेकिन लास्ट में वो आपको ही समझाना शुरू कर देता है। और यदि किसी के गोचर में 8वें भाव में बुध आ जाए, किसी के गोचर में 8वें भाव में बुध है, तो आप उस व्यक्ति के साथ बहस मत करें, उसको कोई प्लान मत समझाएं, वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो हो जाता है ओवर क्लेवर। बुध और मंगल एक साथ हैं कि कुंडली में। बुध क्या है? बुद्धि है। बुध क्या है? बुद्धि है। किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध और मंगल एक साथ हैं, ऐसे व्यक्ति के पास टेक्निकल बुद्धि बहुत अच्छी होती है, टेक्निकल माइंडेड होता है। बुध और चंद्रमा एक साथ हैं, लर्निंग लेवल बहुत अच्छा होता है उनका, उनके अंदर सीखने की एक अच्छी कला होती है। बुध और शनि एक साथ हैं, प्रोफेशनल बुद्धि होती है, ऐसा व्यक्ति प्रोफेशनल होता है। बुध जिस भी ग्रह के साथ रहेगा उसी जैसा वो हो जाता है। अगर किसी का बुध पहले भाव में है और आपको व्यापार में कभी नुकसान हो जाता है और आप संभल जाते हैं, दोबारा फिर व्यापार को स्टार्ट करते हैं, तो आप कामयाब हो जाओगे। एक बार जीवन में जरूर ऐसी अवस्था आती है कि आप व्यापार में फेल हो जाते हो। जिनका बुध फर्स्ट हाउस में, उस फेल हो जाने के बाद दोबारा आप वही काम शुरू करते हो तो आप कामयाब हो जाओ। सेकंड हाउस में बुध है, आप फैमिली व्यापार कर सकते हैं, जो व्यापार आपकी फैमिली करती है। थर्ड हाउस में बुध है, आप कमीशनिंग एजेंट का कार्य कर सकते हैं, मल्टीमीडिया कार्य कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया का कार्य कर सकते हैं। चौथे भाव में बुध है, रियल एस्टेट से संबंधित काम कर सकते हैं। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि बुध है बुद्धि का कारक, और बुध जिस घर में बैठेगा उस घर में उसकी बहुत ज्यादा बुद्धि चलेगी। जिनका चौथे हाउस में बुध है, ऐसे व्यक्ति का आपको मिलना उससे, तो पता कैसी बात करेगा, उसका दिमाग कहाँ चलेगा, ये जमीन ऐसी होगी, ये प्लॉट ऐसा होगा, ये गाड़ी ऐसी होगी, ये गाड़ी वो होगी, ऐसी बातें करे। पंचम भाव में बुध है, विद्या से संबंधित काम कर सकता है। छठे भाव में सर्विस रिलेटेड,
7th भाव में है रिटेल, तो डेली रूटीन का काम होता है, जो सेल का काम होता है। 8वें भाव का बुध डिजिटल मार्केटिंग या इंश्योरेंस का कार्य कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन है, ये क्या है, डिजिटल मार्केटिंग। 9th भाव में है आप कोई भी धार्मिक व्यापार कर सकते हैं। 10th भाव में है आप सरकार से जुड़ा हुआ अपना काम कर सकते हैं। 11th में है कोई एनजीओ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। यदि 12th भाव में बुध है आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हैं। यानी कि बुध 12 भाव में जिस भी घर में होगा उस व्यक्ति की बुद्धि उसी घर में ज्यादा कार्य करती है। ये आप चेक कर लेना, टेस्ट कर लेना। आज के लिए इतना ही काफी है। 4 ग्रह हो गए हमारे, जो 5 रहते हैं वो हम कल कंप्लीट कर देते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बुध का 7th भाव में क्या बताया आपने, किस तरह का कार्य होना चाहिए? रिटेल, रिटेल, रिटेल जॉब, रिटेल व्यापार, जैसे शॉप होती है ना, परचून की शॉप होती है, परचून वगैरह की। हाँ 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 हाँ। इसमें इसमें डेली इनकम डेली होती कस्टमर आते हैं जाते हैं, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है। जिस भाव में बैठेगा उसकी उस व्यक्ति की बुद्धि वहां ज्यादा काम करेगी। सेकंड का क्या बताया था आपने? सेकंड हाउस का फैमिली व्यापार। फैमिली से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। जो काम फैमिली, जैसे मान लीजिए कोई, जिनके पिताजी एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोलॉजर काम करे साथ में। जिनके पिताजी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में साथ में काम करे। जिनके पिताजी कुछ अपनी फैक्ट्री है, कुछ और कार्य है, तो उससे संबंधित कार्य करे। सर बुध 9th हाउस के बुध को क्यों अच्छा नहीं बताते? क्योंकि 9th हाउस होता है धार्मिक का, धर्म का। धर्म, जो भी हमारे धार्मिक कार्य, हमारे मठ हैं, मंदिर हैं, जो धर्म संस्थाएं हैं, वो 9th हाउस होता है। और बुद्ध क्या है, बुद्ध व्यापारी होता है। धर्म में व्यापार नहीं चलता, धर्म में आस्था चलती है। आप किसी धार्मिक कार्य में बैठकर, कोई ट्रस्ट है, कोई संस्था है, और आपको उसका अध्यक्ष बना दिया और आप वहां पे व्यापार करने लग गए। आप जो पुस्तकें हैं, पुस्तक का मूल्य 50 रुपए है, लेकिन आपने व्यापार शुरू कर दिया, आपने 70 रुपए कर दिया शुरू वहां पे। हर दो कोई- सब। ठीक है ना। यानी कि धार्मिक कार्य में व्यापार नहीं करना, इसलिए बुद्ध को वहां पर अच्छा नहीं मानते। व्यापार कर सकते हैं, धार्मिक कार्य का व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उचित और अनुचित का ध्यान रखें, क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है जी। ठीक है जी। जय श्री राम, शुभ जय श्री रात्रि। राम, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं 9 बजे। जी, थैंक यू जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, आगरा दीजिए। राधे राधे।